और तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एंड मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपने जो ट्रिब्यूट दिया है कोरोना वॉरियर्स को, तेरी मिट्टी, जो आपने दोबारा इस तरह से वो वायरल जा रहा है इतना, तो आपके पास क्या आइडिया कैसे आया कि इस गाने को ही चुनते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए? एक्चुअली साक्षी, ये गाना मेरे करियर का अब तक 7 साल मेरे बॉलीवुड में जितने भी मेरे गाने हैं, लकीली कुछ गाने हिट भी हुए हैं बहुत, बट ये गाना बहुत ही खास और बहुत स्पेशल, बहुत इमोशनल किस्म से हम सबसे जुड़ गया है। मुझसे, मनोज से, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है गाने में, सबसे ये बहुत जुड़ा हुआ है इमोशनली। बहुत लोगों का पिछले 1 साल, पिछले 14 महीने से, जब से ये गाना फिल्म केसरी में आई, तब से लेके अब तक वो गाना रेलिवेंट रहा है और लोगों ने हमें कॉन्स्टेंटली उस गाने के बारे में मैसेज किया है। जबकि उसके बाद भी हम सबके काफी रिलीजेस हो चुके हैं, पर ऐसा हमें लगा कि उस गाने का ऐसा इम्पैक्ट बन गया है। ये हमेशा आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होता कि कौन सा गाना, एवरी सॉन्ग हैज इट्स ओन डेस्टिनी। सो ये दिस सॉन्ग स्पेशली हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि जब अक्षय सर, आप तो जानते हैं, वो काफी सारे सोशल कॉजेज से जुड़े हुए हैं। अक्षय सर चाहते थे कि हम इसको एक नया तरीके से पोर्ट्रे करें, नए तरीके से। और उससे कुछ ही दिन पहले डॉक्टर्स पे असॉल्ट हुआ था पहली बार। तो उससे मैं बहुत चौंक गया। मैं एक्चुअली कलकत्ता में मेडिसिन पढ़ा हूँ, मैं डॉक्टर था म्यूजिक में आने से पहले, जिसम से पहले। तो मैं छोड़ दिया, बहुत जल्दी छोड़ दिया मैंने। पर मेरे सारे दोस्त, मेरे बहुत रिलेटिव्स, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, वो पिछले साल ही रिटायर किया उन्होंने। जिंदगी भर उन्होंने पेशेंट्स देखे हैं। और मेरे बहुत बैचमेट, सीनियर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, जो कुछ लोग इस कोविड से जुड़े हुए हैं वेरी क्लोजली, और कुछ लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी बीमारियां तो बंद नहीं हुई कोविड की वजह से। तो द स्ट्रेस इज वेरी वेरी हाई फॉर देम। तो ये मसला हमको सबसे महत्वपूर्ण लगा, और इसीलिए हमने मनोज को रिक्वेस्ट किया कि इस बारे में नए लाइंस कुछ लिखे जाएं, क्योंकि ओरिजिनल गाना वाज अबाउट पेट्रियोटिज्म एंड मार्टिरडम, शहादत गाना था। पर यहाँ हम कहना चाह रहे थे कि यही हमारे वॉरियर्स हैं, जो अपना जिंदगी दांव पे लगा के रोज 24/7 इतना बड़ा रिस्क लेके वो लोग जो कर रहे हैं, वो किसी भी वॉर से कम नहीं, किसी भी युद्ध से कम नहीं। और एटलीस्ट द लीस्ट वी कैन डू इज बी ग्रेटफुल टू देम एंड सेलिब्रेट देम एंड नॉट बी मीन टू देम, नॉट टू शन देम। तो और जितने वीडियोस अभी आ रहे हैं उस गाने पे, लोग जो वीडियोस भेज रहे हैं हमें, जो वीडियोस ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, उनसे हमें बहुत अच्छा लगा, दिलासा मिला कि in a certain way they are understanding that we should respect and stand with them and worship them. जी। जैसे आपने बताया कि आप डॉक्टर थे पहले, तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका आना किस तरह से हुआ? एक्चुअली बचपन से ही म्यूजिक का माहौल था घर पे, लेकिन कोई सिंगर या प्रोफेशनली कोई म्यूजिक में नहीं थे। पर मॉम, डैड, बहनें, सारे लोग, आई एम फ्रॉम अ बंगाली एकेडमिक फैमिली, पर चर्चा म्यूजिक का था बचपन से ही। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये एक प्रोफेशन के तौर पे हो सकता है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, इंटर्नशिप में कर रहा था कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में 2006। तो 2007 आई पास्ड आउट ऑफ इंटर्नशिप। तो उस वक्त, उस दौरान ऐसा मुझे लगा कि शायद हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को सुनाए थे गाने, और बहुत टाइम से मैं लिख रहा था। मैं इंग्लिश में लिख रहा था, बंगाली में लिख रहा था, हिंदी में भी लिख रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिंदी, उर्दू किताबें पढ़ना, और सारे गाने जो अब तक लिखे गए हैं उसमें दिलचस्पी बढ़ती गई। अभी भी सीख रहा हूँ। पर द मेन थिंग, देयर वाज आई थिंक वन पॉइंट जब मुझे लगा कि ये करना चाहिए, क्योंकि एक ही जिंदगी है,
थोड़ा बुरा भी लगा कि सीट वेस्ट होगा मेडिकल का, पर ये करना, यही मेरा दिल, और मैं म्यूजिक के थ्रू से ही एक्सप्रेस कर पाता हूँ जो मुझे कहना है। यस, यू नो आपने एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है, मतलब यू फॉलोड योर हार्ट, एंड बहुत कम लोगों के पास हिम्मत होती है वो करने के लिए, स्पेशली जब दुनिया कह रही होती है कि अरे आपके पास तो डॉक्टर बनने की सीट आ गई, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, एंड देन आपने उस चीज को चैलेंज किया और अपने दिल की सुनी, सो कुडोस टू यू फॉर दैट। मेरा अगला सवाल ये है कि आज के जमाने में म्यूजिक इंडस्ट्री में, लाइक एज इन बॉलीवुड में या इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में, कितना कंपटीशन और कितना मुश्किल है अपना नाम बनाए रखना, बिकॉज जितना हमें याद है कि जैसे हम 90s की बात करें, अर्ली 2000s की बात करें, जितने कंपोजर्स थे वो सबके लिटरली फिंगर्स पे सबको याद थे, एंड आजकल बहुत कंपटीशन हो गया, बहुत लोग हैं, हालांकि बहुत लोगों के लिए जगह भी बनी है, बट स्टिल कितना कंपटीशन आप कह सकते हैं आज? हाँ, एक तरीके से अच्छा है कि कोई भी अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकता है, यूट्यूब पे हो चाहे सोशल मीडिया कहीं पे भी हो। वो एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल था सोशल मीडिया से पहले सबको अपना टैलेंट दर्शाना। पर ये अच्छा है कि इसीलिए बहुत किस्म के म्यूजिक आ गए हैं फिल्मों में, जो शायद पहले फिल्मों में शायद कहीं ना कहीं उतना ज्यादा वैरायटी टाइप्स ऑफ म्यूजिक नहीं होता था। अभी हर किस्म का, एक गली बॉय भी है, तेरी मिट्टी भी है, और कबीर सिंह भी है। तो इट्स ऑल काइंड्स ऑफ जॉनरास जो आ गए हैं बिकॉज ऑफ ये सारे नए आर्टिस्ट जो आए हैं। पर वी आर कंपोजर्स एंड लिरिसिस्ट्स, तो हम कोशिश यही करते हैं ओरिजिनल एक खूबसूरत गाना बन पाए, जिसके लिए जिसको लोग याद रखें। मैं एक्चुअली इतना, मेरा यही कोशिश रहता है कि ऐसा गाना बना पाए कि जो यादगार हो। हर बार नहीं होता है ये, बट जब भी होता है दैट इज द गोल, and competition is there, but it's healthy because we're all friends, like my contemporaries, जितने भी लोग हैं मेरे हम उम्र या मेरे साथ शुरुआत की, अलग अमाल हो या अंकित हो या तो ये हम सब दोस्त हैं, अमित, and so all of us, uh, it's a healthy competition and we enjoy each other's success, and अगर कोई गाना पसंद आए मुझे माल का या मेरा उसको, तो वो एक बातचीत होती है उस पे, फ्रैंक, पसंद ना आए तो भी होती है। सो आई थिंक इट्स अ हेल्दी, वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन। जी, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके करियर में आपका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, क्या मानते हैं अपना टर्निंग पॉइंट? ये टफ टफ सवाल है साक्षी, बट क्या होता है, जैसे कुछ गाने बड़े खास होते हैं। मेरा पहला गाना जो भट्ट साहब ने मुझे ब्रेक दिया, मी बीइंग फ्रॉम नॉन फिल्म इंडस्ट्री टोटली, उन्होंने मेरे गाने सुन के मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, क्योंकि जिस्म बहुत बड़ी एल्बम थी, तो एक्सपेक्टेशन वेरी हाई। जब जिस्म 2 बना, उन्होंने सोचा इस काबिल मुझे, उससे बहुत हौसला मिला, बहुत कॉन्फिडेंस मिली। एंड उसके बाद आई थिंक अभी अभी जो पहला गाना था वो हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हैपेंस ओनली वंस, राइट? सो वो पहली बार की जो एक फीलिंग होती है वो दोबारा कभी होता नहीं। देन I think Nazam Nazam and Tere Sang Yara were two songs which kind of put me in a very commercially big bracket, जो शायद उससे पहले के गाने लोगों को पसंद थे। ये गाने अल्लाह वारिया हो या आज पे तुम पे प्यार आया, या पसंद थे, पर वो तेरे संग यारा, नज़म नज़म और अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया साथी, इन आई थिंक इन 3 गानों से बहुत कमर्शियली बहुत बड़ा हो गया चीजें। तो एक पिक करना मुश्किल होगा अभी अभी, क्योंकि वो पहला था, और तेरी मिट्टी क्योंकि ये गाने का जो रिएक्शन है वो सचमुच खत्म ही नहीं हो रहा है, और कोई भी मायने में कम नहीं हुआ है। जब से रिलीज हुआ है इतना प्यार और इमोशंस लोगों का देखने को मिला है इस गाने को लेके, इट्स ऑलवेज बी वेरी स्पेशल। और आपने देखा जाए तो अपने पहले गाने से ही सक्सेस पा ली, मतलब इन द सेंस अभी अभी बहुत पसंद किया गया था, और उसमें जो मेलोडी है तो आज लोग पसंद करते और सुनते हैं।
तो जब वो आपका पहला गाना आ रहा था, आप कॉन्फिडेंट थे कि ये गाना हिट होगा, या आपको लग रहा था पता नहीं क्या होगा? बिकॉज फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कुछ चीजें बेस्ड होती हैं, चांस बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो नर्वसनेस तो थी, पर भट्ट साहब और पूजा, ये दोनों का एक खास बात है, वो जो भी करते हैं एक बार डिसीजन लेते हैं ना, तो देन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। एंड उन्होंने कभी ऐसा मुझे सोचने ही नहीं दिया रिलीज से पहले कि ये गाना माइट नॉट वर्क, या ये जिस्म है तो क्या माइट नॉट वर्क, या इश्क भी किया रे मौला। तो उन्होंने वो इतना सेलिब्रेट करते हैं अपने काम को कि मेरा नर्वसनेस कम था, पर फिर भी था। मतलब पहले फिल्म में तो जरूर था, क्यों उससे पहले माँ बाप सोचते थे ये शायद पागल हो गया है, पर उसकी जिस्म टू के बाद ये कोई नहीं, ठीक है। जी, मैंने ये सुना है, बताइए कितना सच है कितना नहीं, कि भट्ट साहब जिसको भी फर्स्ट चांस देते हैं, उनकी एक शर्त रहती है, उसके बाद वो कहीं भी काम करे उनको 15 या 20 हजार रुपए देने पड़ते हैं। ऐसा आपके साथ है कि सच्चाई है? ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री में कुछ ना चीजें ऐसे कितने फनी लगते हैं सुनने में कि लोग सोचते हैं कि हमेशा ही ऐसा, एक बार शायद ऐसा हुआ होगा किसी वजह से, तो फिर वो ऐसे फैल जाता है कि मानो हमेशा ही। ऐसा कुछ नहीं है। दे आर लाइक फैमिली टू मी, एंड आई ओ माई डेब्यू टू भट्ट साहब, एंड ही इज लाइक इन अ वे यू कैन से उनके बिना मेरा बॉलीवुड में, क्योंकि मैं जब आया था मेडिसिन छोड़ के, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। मुझे म्यूजिक करना था, आई आई वांटेड टू डू एल्बम्स मोस्टली, यू नो तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री में इस किस्म से कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस दे के इतना बड़ा प्रोजेक्ट देना, दे आर अमेजिंग पीपल। जी, जाते जाते हमें कुछ सुना देंगे, गुनगुना देंगे हमारे लिए कुछ आपका कोई भी? दो लाइन तेरी मिट्टी ट्रिब्यूट का सुना देता हूँ। शायद जो बी प्राक ने बहुत बहुत बढ़िया गाया है, और उसको हमने पंजाब से रिकॉर्डिंग कराया, क्योंकि हम मिल नहीं पाए इस बार। उसके घर से ही उसने रिकॉर्डिंग करके भेजा। दो लाइन उसके सुनाता हूँ। मनोज मुंतशिर ने ये गाना जो लिखा है, मैं उसको बोलता हूँ इज अ वेरी गुड फ्रेंड। मैं उसको मजाक में जर्द सितारा बोल के बुलाता हूँ, क्योंकि तेरे संग 11 में वो एक फ्रेज पे एक किस्सा हुआ था, बड़ा मजेदार किस्सा। तो टू लाइन्स आई विल रिटन बाय मनोज मुंतशिर फॉर द ट्रिब्यूट। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, इस नब्ज को हमने थाम लिया। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। दैट्स सबसे रेलेवेंट ही है इस वक्त गाना। और मैं चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि लोग इसको देख के वो कर रहे हैं वो चीज जो हम कहना चाह रहे हैं। एक ही दिन में वायरल हो गया, जैसे ही रिलीज हुआ वैसे ही वायरल हो गया, हर जगह उसकी चर्चा हो रही थी कि कितना खूबसूरती से थैंक यू बोला गया है इस गाने के थ्रू। यस, मनोज हैज रिटन ब्यूटीफुल लाइंस इन इट। अभी तो थोड़ा नहीं हो पा रहा है, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन we'll do a music session. Absolutely. Yes, That sure. I think सब लोग उस चीज को लुक फॉरवर्ड करेंगे। एंड आजकल वैसे भी लॉकडाउन है, तो सब कोई ना कोई तरह का एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, बिकॉज लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। Exactly. अब नया क्या करें? Exactly. Thank you थैंक यू so much. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Take care.